अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं कपास के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदम की कटाई के बाद इस वक्त हमारे जो कपास का एरियाज़ हैं उनमें कपास की काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर की जाएँ कि जिसके ज़रिए हमारे किसान भाई अपनी कपास की पैदावार को बढ़ा सकें और जो जर्मिनेशन के खसूसन इश्यूज़ होते हैं उनको भी हल कर सकें, क्योंकि कपास में बहुत ज़्यादा इशू होता है बीज की जर्मिनेशन के हवाले से। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जो इस खसूसी प्रोडक्ट के हवाले से जो कि बायो फर्टिलाइज़र बनाई गई है खसूसन कपास के हवाले से, कि इसको अगर कपास के बीज के साथ अप्लाई किया जाए तो ना सिर्फ जर्मिनेशन बेहतर हो सकती है बल्कि इसके और भी बहुत से फ़वायद हैं जो कि हम जानेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब डायरेक्टर हैं सॉइल साइंसेज में यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में और बायो फर्टिलाइज़र्स पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कपास का सीज़न शुरू हो चुका है और हमारे बहुत ज़्यादा इशू हैं जो बीज के जर्मिनेशन के हवाले से, किसानों को बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये बायो फर्टिलाइज़र बीज की जर्मिनेशन के हवाले से कोई बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं? बिल्कुल। हमारा जो इसमें एक्सपीरियंस हमने देखा है कि इसका सबसे पहला जो फ़र्क आता है ना, वो सीड की जो जर्मिनेशन है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब किसी भी फसल में इसको लगाएं, जर्मिनेशन सबसे पहले शुरू हो जाती है इसमें। ठीक है। जहाँ पे भी ये लगा होगा जर्मिनेशन बेहतर होती है। कपास में चूँकि कपास की फसल ऐसी है कि इसके अंदर जो जर्मिनेशन का मसला है, तो इसलिए इसमें तो ख़ुसूसी तौर पे इसका फ़ायदा है किसानों को कि अगर लगाएंगे तो उनकी जर्मिनेशन सारी होगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बायो फर्टिलाइज़र है इसमें बेसिकली है क्या चीज़ है और ये बायो फर्टिलाइज़र होती क्या है और इसकी जो है किस तरह से कपास पे इसको अप्लाई किया जा सकता है और क्या बेनिफिट्स इससे हासिल किया जा सकता है? देखिए, इस जैसे इसका नाम ही बायो फर्टिलाइज़र है, बायो से शुरू होता है। बायो का मतलब ज़िंदा, यानी इसके अंदर वो ज़िंदा जरसूमे हैं फ़ायदेमंद। ठीक है। जो फसलों के साथ जड़ों के अंदर होते हैं, साथ ऊपर होते हैं या उनके करीब होते हैं। ठीक है। और वो फसलों के साथ उनका इस तरीके से दामन चोली का साथ होता है कि वो पौधे को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, पौधे से खुराक ले रहे हैं और पौधे को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो खाद है, इसको हम खाद कहते हैं, हयातियाती खाद। तो ये खाद उस तरह की नहीं है जैसे यूरिया खाद है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर खुराक नहीं है, ये खुराक बनाते हैं या खुराक के अमल को बेहतर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ये इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे ये हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन से जो रूट्स ग्रोथ ज़्यादा होती है, जड़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ठीक है। तो जब जड़ें अच्छी बनती हैं तो ज़ाहिर है पौधे की खुराक लेने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब खुराक ज़्यादा पौधे में जाती है तो बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो वैसे भी ये हार्मोन्स जो है ना, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ोतरी के हार्मोन हैं, जिसमें उसकी सेल डिवीज़न या सेल के तकसीम होने का अमल बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे जो बैक्टीरिया हैं, हम उनको पहले लेबॉर्ट्री में उसके जो मुख्तलिफ उसके फ़ायदेमंद खूबियाँ हैं वो पहले हम लेबॉर्ट्री में देखते हैं। ठीक है। मोटी मोटी यही हैं कि एक तो हम उसकी नाइट्रोजन के हवाले से देखते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेने वाले बैक्टीरिया हैं। दूसरी फिर हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस हम वगैरह डालते हैं वो ज़मीन में जाके जम जाती, 70-80% जम जाती है। तो वो बैक्टीरिया जो उस फास्फोरस को हल करके वापस ले आते हैं, उनकी हम वो अच्छे बैक्टीरिया डालते हैं। तीसरी किस्म के जो हार्मोन बनाने वाले हैं, ग्रोथ हार्मोन जो बनाते हैं, जिससे सेल की तकसीम या सेल की बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाती है, तो वो नज़र आता है कि बढ़ोतरी का अमल तेज़ हो गया। ठीक है। तो उससे आपको फसल जो है ना वो वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने ये देखना हो कि जी एक फसल में आपने इसको लगाया और एक में नहीं लगाया, तो दोनों का जो फ़र्क देखने का बड़ा आसान तरीका है कि पौधे को जड़ों समेत बाहर निकालें। ठीक है। दोनों की जड़ें धो के देखें तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि पौधे की जो एक तो उसकी जो लंबाई ज़्यादा होगी, दूसरी जड़ों की लंबाई और फैलाव ज़्यादा होगा। वाज़े फ़र्क जड़ों से पता चलता है। पत्तों का कलर होता है उस पर भी कोई इम्पैक्ट नज़र आता है? पत्तों का कलर जो होता है ना वो अच्छा होगा, शाइनिंग होगी उसमें, पौधे में हेल्दी नज़र आएगा। ठीक है। जर्मिनेशन पहले हो जाएगी। जो अगर थोड़ा सा भी पौधा पहले जर्मिनेट करेगा तो दूसरा जो बाद में वो तो उसके साथ मिल ही नहीं सकेगा। बिल्कुल।
ठीक है। तो जब उसको खुराक आसानी से मिलना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से इस पर एक और बात है, इस पर ये जिसको हम कहते हैं ना जी, फसलों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव आते हैं, जैसे मौसमाती तब्दीलियाँ हैं, बिल्कुल, ये एक दबाव है। ज़मीन के अंदर जो शोरज़दा ज़मीन के अंदर नमकियात होते हैं, उसका एक दबाव फसल के ऊपर आ रहा होता है कि फसल का खुराक नहीं ले पा रही, पौधे मर जाते हैं वो ज़्यादा नमकियात की वजह से। इसी तरीके से फिर कम बारिशों होना, नमी कम मिलना, ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये सारे दबाव हैं। बीमारी एक वो भी, इसको हम स्ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेसेस हैं, कुछ तो ज़िंदा चीज़ें हैं, कुछ जो बेजान हैं। जैसे बीमारी तो बायोटिक स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं ना, जो ज़िंदा चीज़ से आ रही है। ये बायोटिक जो ज़िंदा चीज़ नहीं, जैसे मौसमी है, हवा मतलब कम बारिशें होना, ज़्यादा टेम्परेचर का हो जाना, ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाना, तो इससे पौधे के ऊपर दबाव आता है। क्योंकि कपास को काफ़ी ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई होते हैं तो उसमें भी स्ट्रेस आता है उसमें। हाँ, स्ट्रेस रहते हैं फसलों के ऊपर। बिल्कुल। तो ये बैक्टीरिया उनको फसलों को स्ट्रेस से निकालते हैं। ठीक है। उनके अंदर ये कुव्वत मदाफ़त पैदा कर देते हैं, जिससे वो स्ट्रेस के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है फसल। ठीक है। ठीक है ना। तो अगर उसमें खुराक भी ज़्यादा आएगी तब भी फसल सेहतमंद होती है, तो वो स्ट्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर ये भी खूबियाँ हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें एक ही किस्म का बैक्टीरिया था या मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो हैं आप उनको कंबाइन करते हैं? ये एक फार्मूलेशन हम बनाते हैं। ठीक है। वो बैक्टीरिया के अंदर जैसे खूबियाँ हैं ना, अल्लाह ताला ने एक बंदे के अंदर खूबियाँ रखी हैं। बिल्कुल। हम उसको ट्रेड्स बोलते हैं कि ये इसके ये ट्रेड्स हैं। तो वो खूबियाँ हम जब पहचान लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, और वो फिर उसमें बेस्ट जो बैक्टीरिया हैं जिनमें ये खूबियाँ बहुत अच्छी होती हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। फिर उसको दोबारा फिर हमने उसी फसल के ऊपर देखते हैं लगा के, उसके वाज़े फ़र्क आना शुरू हो जाए तो फिर हम उसकी सिलेक्शन में आसानी हो जाती है कि ये फार्मूलेशन बन गई ना। ठीक है। तो इसके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कपास के लिए जो है इन बैक्टीरियाज को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है सीड पर? जी, उसी तरीके से जैसे आप बाकी फसलों में बड़ा आसान तरीका है कि एक प्लास्टिक की टब ले लें, बाल्टी ले लें, प्लास्टिक की शीट ले लें, उसके ऊपर बीज को ढेरी कर लें। ठीक है। ठीक है। उसको आपने लगाने के लिए, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो इसको साथ बीज के साथ चिपक जाए ना। ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आपने 2% महलूल बना लें, ठीक है, चीनी का। ठीक है। अब उसको आसानी के लिए, ज़िम्मेदार के समझने के लिए आसान तरीका ये है कि जैसे हम शिकंजवी जिसमें चीनी हम डालते हैं, एक मीठा होता है पानी। नींबू तो नहीं डालना डॉक्टर साहब? नहीं, नींबू नहीं डालना, मीठा होना चाहिए। चीनी इसलिए हम कहते हैं कि वो रिफाइंड शुगर है। ठीक है। गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे बीमारी लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो चीनी बेहतर है कि चीनी आप डालें। वो एक गिलास के अंदर पानी डाल के उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल के ना उसको हल कर लें, और उसके बीज के ऊपर आपने उसको हल्का हल्का आप डालेंगे और बीज को हिला लें, वो गीला हो जाएगा, उसकी जो सतह गीली हो जाएगी और चिपकनी हो जाएगी। ठीक है। ये पैकेट खोलने के बाद ये पाउडर है ऊपर उसके डाल के फिर उसको ऐसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से कि बीज के ऊपर अच्छी तरीके से वो लेयर बन जाए उसके। हाँ, उसके बाद फिर बिजाई कर दें। ठीक है। ये तरीका है। डॉक्टर साहब एक जो क्लियर कर दें चीज़ किसानों को, क्या ये अमल धूप में किया जा सकता है या छाँव में करना होगा? क्योंकि बैक्टीरियाज हैं। ये थोड़ी सी एहतियात है कि इसको धूप में नहीं करना, छाँव में करना है। और अगर आपने थोड़ी बहुत धूप आ भी है तो कम से कम इसको ढांक के रखना है। ठीक है। यानी डायरेक्ट इसके ऊपर धूप ना आए। और सोइंग से थोड़ी देर पहले ये अमल करना है? हाँ, जैसे आपने बिजाई शुरू करनी है, ये लगा के साथ ही बिजाई शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब कपास भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त हो रही है। जिस तरह से हम प्लांटर कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, तो उसमें तो ये तरीका जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो तरीका हमारी लेबर के ज़रिए लगवाई जा रहा है, क्योंकि उसमें तो बीज गीला किया हुआ होता है उन्होंने पहले ही, और उसके बाद उसको लेबर के ज़रिए जो है वो लगवाया जाता है। तो उस सूरत में इसको किस तरह से गीला इसीलिए करते हैं ना कि जी उसका जो, क्योंकि इसकी जो ऊपर छिलका होता है ना वो थोड़ा सख्त होता है, वो नरम हो जाए। ठीक है। अगर गीला किया हो ना, उसके साथ इसको लगाना आसान है। ठीक है। ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा भी आप शीरा इसका बना के डाल लेंगे ना, तो बीज तो ऑलरेडी गीला होगा, तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। ठीक है।
तो वो बेशक आप उसमें अगर वो आपने उसको डीलेंट किया, यानी उसके ऊपर आपने तेज़ाब लगा के उसके ऊपर रुई उतार ली है, तो वो भी बड़ी आसानी से लग जाता है। मशीन में वो घुमा के डालते हैं, उसके अंदर भी लगा सकते हैं। कुछ रुई के समेत लगाते हैं तो डॉक्टर साहब वो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मकसद तो बैक्टीरिया साथ जाना है। तो वो जब ज़मीन में चला गया फिर तो अपनी जगह पे है। तो डॉक्टर साहब अगर उसमें जब गीला किया हुआ था तो उसमें दोबारा बीज को खुश्क करने की ज़रूरत है, या फिर उसको जब ये पाउडर हम साथ लगाते हैं तो उसको गीले गीले बीज को लगाया जा सकता है? हाँ, लगाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये तो सीड की लेवल पे हो गया कि इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसके बाद फ्लड किया जा सकता है? अब ये है कि अगर आपका वो बीज के लेवल पे नहीं लग सका तो आप बाद में पानी में, पहले पानी दूसरे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि फिर इसकी थोड़ा सा मिकदार बढ़ जाती है। जैसे आपने इसमें कपास में 1 पैकेट काफ़ी है, तो बाद में आपको 3 से 4 पैकेट इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। ठीक है, वो आपने उसी तरीके से 200 लीटर पानी लें, उसमें 5 किलो यूरिया डालें और ये उसमें डाल के अच्छी तरह हिला दें। ठीक, मिक्स हो जाएगा। फिर आपने उसकी वो पानी के साथ इसको खोल दें ताकि ये सारी वो खेलियों में चला जाए एंड तक। तो ये इसका भी बड़ा अच्छा। तो कपास के लिए डॉक्टर साहब 1 पैकेट 1 एकड़ के लिए काफ़ी है? बीज पे लगाने के लिए 1 पैकेट काफ़ी है। ठीक है, सही। और फ्लड के लिए 3 से 4 पैकेट चाहिए? उसमें 3 से 4 पैकेट चाहिए। डॉक्टर साहब आखिरी एक सवाल के किसान भाइयों के लिए इसकी कीमत बता दीजिएगा कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर किस कीमत पर ये किसानों को बायो फर्टिलाइजर फराहम कर रहा है? ये 550 इसकी कीमत है। ठीक है, इसमें कंपनी वालों का नंबर आप शेयर कर दें, वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जो जितने भी सुनने वाले जानने इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उसी नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, तो वो आपको वो पहुँचा देंगे। जो भी ज़िम्मेदार उसको मंगवाना चाहता है उसके ज़रिए मंगवाया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब पैदावार पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है और खादों का इस्तेमाल क्या कम हो सकता है? पैदावार में ये है कि देखें, इसमें हम, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ज़िम्मेदार खादें कम इस्तेमाल करते हैं, तो हम बाज़ का तो इतनी कम वो डालते हैं कि वो पूरी नहीं होती ना। जो तो महंगी काफ़ी हो गई, किसान की परचेजिंग पावर नहीं है, तो फिर उस वक्त जो भी डाल रहे होते हैं ना, वो ज़िम्मेदार की एक प्रैक्टिस हम कहते हैं, ज़िम्मेदार का तरीका है ना। ठीक है, मैं कहता हूँ उसी के साथ ही इसको लगा लें। ठीक है, जितनी वो डालता है उतनी डाल के साथ इसको लगा लें। ठीक है, तो आपकी 15-20% जो है ना पैदावार बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 20% भी अगर पैदावार किसान की बढ़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात शेयर की हैं डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब से अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।